ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में है ना, तो इसीलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कम, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का ज़्यादा काम लगता है। इसलिए मैंने सोचा अच्छा मैं पूरा ग्रीक लेटर्स लिख देता हूँ, सुविधा होगा। जनरली हम लोग कुछ यूज़ कर लेते हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल पिक्चर पता नहीं होता। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक, उसी तरह से ग्रीक में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं अल्फ़ा से लेकर के ओमेगा तक। अब देखो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, क्योंकि अलग अलग होता ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको ग्रीक लेटर मतलब आपको ग्रीक लैंग्वेज सीखना है तो वो अलग बात है। हम लोग मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसलिए हमें जो सुविधा होगा, जैसे बोलने में कंफर्टेबल होगा, हम लोग वही बोलेंगे। उसका मर्जी जो भी हो ओरिजिनल में, वो भाड़ में जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा। जनरली इसको आयोटा नहीं कुछ और बोला जाता है। गूगल वाली आंटी से पूछेंगे ना तो बता देगी, और शायद एलेक्सा से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा। ठीक है, तो आयोटा, कप्पा, लैम्डा, मू। हम लोग एकदम ठेठर वाला जो होता है ना, ठेठी गांव वाला जो होता है, वैसा ही हम लोग बोलेंगे। जैसे भी बदतमीजी से भी बोलो या फिर कैसे नॉर्मल केसेस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो कंफर्टेबल लगे हम वही बोलेंगे। म्यू, न्यू, जाई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, ताओ, उपसिलॉन। इसको अपसिलन भी कुछ और बोला जाता है, लेकिन लिखा हुआ है ना यू से, तो इसीलिए हम लोग उपसिलॉन बोलेंगे। ठीक, फिर फाई, सुपर 30 में था ना, फी 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 फी, ठीक है, तो फाई। फिर काई, इसको काई नहीं कुछ और बोला जाता, हाई या पता नहीं सा कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल कुछ भी है छोड़ो उसका। कंफर्टेबल क्या है बोलने में, काई बोलने में, तो काई बोलेंगे। फिर साई और ओमेगा। अब देखो कैपिटल ए जैसे इंग्लिश में होता है ना कैपिटल ए, उसी तरह से ग्रीक में भी कैपिटल ए को अल्फा बोला जाता है। तो कैपिटल ए, अल्फा का सिंबल देखो, कैपिटल पे फोकस करो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, फिर ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, नहीं क्या था, जाय। इस वाले में अंतर है, देखो यहां पे ये साय है, ये जाय है। ठीक, फिर ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, ताओ, अपसिलॉन, फाई, काय, साय, ओमेगा। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स इस तरह थे। जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग कैपिटल्स यूज नहीं करते, स्मॉल लेटर्स कैपिटल्स स्पेशल केसेस में आता है। जैसे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको मिलेगा कैपिटल का यूज पड़ेगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में सुविधा हो कि क्या लेटर क्या है, उस समय बार बार ना पूछो कि क्या है ये, क्या ली है वो। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में देखो अल्फा, ये सब कॉमन चीज है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सॉरी ये तो ऐसे होता है, एप्सिलॉन, फिर जीटा, ये सिंबल है क्या, जीटा का। फिर ये ईटा, थीटा, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं जो, कप्पा, लैम्डा, म्यू, फिर न्यू, फिर जाय, जाय, इसको क्या पढ़ेंगे, जाय, जाय, और ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, फिर ताओ, अपसिलॉन, फाई, काय, फिर साई और ओमेगा। आई होप ये वाला नॉलेज आप याद रखेंगे, ये काम देगा आगे चल करके। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज के लेक्चर में हम लोग एक अलग टाइप का ही कुछ सीखते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको आप नोट करिए, तो पहले आप छाप लीजिए क्या लिखा हुआ है, पूरी कहानी क्या है। कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म का मतलब एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है। तो पहले पढ़ो, द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज,
ये हम आपको बताए थे शायद आई गेस स्टार्टिंग में कि ये जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ऐसा अगर बताए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी बताए हो तो फिर भी अभी आप जान लो। p ऑफ एक्स वाई इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q ऑफ एक्स वाई इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R ऑफ स्मॉल एक्स वाई इंटू स्मॉल z प्लस कैपिटल S ऑफ एक्स वाई। समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो, ये तो कोई फंक्शन है आपका x और y का, ये भी कोई फंक्शन है x और y का, ये भी कोई फंक्शन है आपका x और y का, ठीक। और वो तो आपको पता है x और y का फंक्शन। स्मॉल p बोले तो डो, जो आपका फंक्शन है क्या होता है, डो z बाय डो x, स्मॉल q डो z बाय डो y, वही चीज है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डर canonical form of first order linear partial differential equation is the standard form of linear partial differential equations, जो कि आपका linear partial differential equation का जो standard format होता है उसी को हम लोग बोलते हैं canonical form में। कभी कभी लाइफ में जो आपका क्वेश्चंस दिया रहता है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है और डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा इसका महत्व क्या है। विच कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो कैनोनिकल फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे उसका इंटीग्रेशन आसान होता है। विच कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड, गलत है स्पेलिंग, which could be easily integrated and hence its general integral, ये भी गलत है स्पेलिंग, and hence its general integral or solution can be calculated। सिंपल सा लॉजिक कि आपको एक कुछ भी दिया रहे, आपको जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म को सॉल्व करना निहायत ही डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए हम लोग जनरल फॉर्म से स्विच करते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स में, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, बट जैसे ही हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है आसान, और जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है आसान तो जिंदगी भी हो जाती है हमारी आसान, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास जैकोबियन का। आई होप जैकोबियन तो आप जानते हो, कैलकुलस में मैंने आपको बताया है, पहला लेक्चर ही डेडिकेट किया था जैकोबियन के साथ। दो फंक्शंस मान लेते, अब पढ़ो, आ गया ना ग्रीक लेटर्स, इसीलिए बता दिया ग्रीक लेटर्स। क्या है ये, जाय, क्या है ये, जाय, और ये क्या है, ईटा, क्या है ये, ईटा, ठीक। तो जाय और ईटा दो फंक्शंस हैं। जो जाई का डोमेन है वो R2 से R है, मतलब आपको पता है कि इनपुट में आप दो वेरिएबल्स दोगे, आउटपुट में आपको सिंगल डायमेंशन का मिलेगा। अरे सीखे हो ना, अरे क्या है ये सब फंक्शंस जिसमें डोमेन कोडोमेन होता है, तो आपको दिख रहा है ये मैपिंग किया हुआ है ना, तो इस फंक्शन की मैपिंग करा दी गई है इस वाले रीजन में, मतलब इनपुट में दो वेरिएबल्स, मतलब दो चीज आपको इनपुट में देनी पड़ेगी, आउटपुट में आपको एक चीज मिलेगा। ये कहने का तात्पर्य होता है, पता है, ओके। उसी तरह से ईटा, ईटा क्या है, ईटा भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो रियल नंबर्स के इसी तरह से 2 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन में मैपिंग है। आई होप कि मैंने काफी अच्छे से बताया था, मॉडर्न अलजेब्रा में भी बताया है, कैलकुलस में भी बताया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ हर जगह बताया, लीनियर अलजेब्रा में बताया है, वेक्टर स्पेस कितना बार डिस्कशन हुआ है, इसमें तो अब समझने में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर पूरी तरह से क्लियर है ना तो प्लीज़ बाबू कमेंट में मेरे को बताओ कि ये वाला चीज़ आपको बहुत अच्छे से पूरे माइंड में पिक्चर क्लैरिटी हुआ है कि नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो हम फिर से बता देंगे, ये डोमेन को डोमेन वगैरह फिर से क्यों बता देंगे, ऐसे ही कोर्सेस में बहुत सारा, फिर से जाके देख लो, ठीक है। देखो जैकोबियन अगर मुझे निकालना है x और y का, तो हम क्या करेंगे इसी दो फंक्शंस के लिए, तो जाई x जाई y ईटा x ईटा y। जाई x का मतलब जाई का डेरिवेटिव पार्शियली x के रेस्पेक्ट में,
जाई का डेरिवेटिव पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में, ईटा एक्स का मतलब ईटा का डेरिवेटिव पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, ईटा का डेरिवेटिव पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो जैकोबियन निकलेगा। अच्छी बात है। एग्जाम्पल समझ लो कि जैकोबियन कैसे निकालते हैं। जैसे ईटा और जीटा, सॉरी जाई और ईटा आपके दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जाई है आपका एक्स प्लस वाई और ईटा है आपका एक्स। तो जैकोबियन अगर मुझे निकालना है एक्स और वाई का, तो हम क्या करेंगे, जीटा क्या करेंगे, एक्स और वाई पे डेरिवेटिव लगा देते हैं पार्शियली। ठीक है, तो जाई एक्स जाई वाई, ईटा एक्स ईटा वाई। जाई एक्स निकाला है आपने 1 और जाई वाई निकालोगे तो 1, ईटा एक्स निकालोगे तो 1 और ईटा वाई निकालोगे तो 0। ये क्या होगा, 0 - 1 मतलब -1, जैकोबियन। ट्रांसफॉर्मिंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओहो अरे मेरे अनमोल रतन, वेयर डिड यू गो? ये नया पेज खुल गया, सॉरी। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मिंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू कैनोनिकल फॉर्म। अब हम लोग सीख रहे हैं क्या कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तो है जो है, उसको हम लोग कैसे ही कैनोनिकल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसे आपको पता है कि जनरल फॉर्म ये होता है p ऑफ एक्स वाई पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई क्यू प्लस आर ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एस ऑफ एक्स वाई। ठीक, फ्रॉम लैग्रांजेस सब्सिडियरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखते हो ना इसको, dx डिवाइडेड बाय जो इसका कोफिशिएंट होता है, dy डिवाइडेड बाय जो इसका कोफिशिएंट होता है, dz डिवाइडेड बाय जो आपका इसका कोफिशिएंट होता है। ये तो लिखते हो ना इस वाले, अरे सिखा चुके हैं, बहुत पहले सिखा चुके हैं, देखो जाकर प्रीवियस लेक्चर। तो इसका लैग्रांजेस सब्सिडियरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बनेगा ना। सबसे पहले ये बनाओ, ये फ्रॉम नहीं है फॉर्म है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको फॉर्म करना है क्या, लैग्रांजेस सब्सिडियरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। पहला स्टेप नोट करते जाओ, प्रॉब्लम करेंगे समझ में आएगा। स्टेप 2 लिखो लिखो लिखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेप टू क्या है, फाइंड ए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ 1, मतलब जो पहला इक्वेशन है that is a solution of the above characteristic equation, say xi of xy is equal to c1 by comparing the first two ratios। ठीक, अभी नोट करो, प्रॉब्लम में समझ में आएगा। we have a characteristic curve xi of xy is equal to c1। तो इस तरह से कंपेयर करके हमने क्या लिखा, हमने लिखा है xi निकाल लिया। फिर है आपका अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, नोट करिए। चूज अनदर फंक्शन eta of xy is equal to c2 and Jacobian of eta zeta is non-zero such that Jacobian of eta and zeta, sorry, xi and eta is non-zero। इस तरह से हमें फंक्शंस आपको बनाने हैं, इस तरह से आपको फंक्शंस चूज करना है ताकि जो जैकोबियन है ना वो जीरो ना हो। कोई आंसर बता सकता है कि जैकोबियन को जीरो हम लोग क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर जीरो होगा तो क्या होगा? हिंट मैं दे देता हूं, डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी लीनियर, याद है बताया था, कमेंट सेक्शन में आप एनालिसिस करके बता दीजिए क्यों इसको जीरो नहीं रख सकते, ऐसा फंक्शन ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो एक जाई और ईटा फंक्शंस ले लिया, उसका एक पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, फिर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जे ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख दिया, ये इस तरह से निकालना है ताकि जैकोबियन जीरो ना आए। रिकॉल दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, याद करो वो दिन, क्योंकि जब बोला गया था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ये वाला x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन x एंड y। आपको तो ये चीज पता है कि इसमें आपका x और y जो है ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और z जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। Now we change the independent variable x and y into xi and eta। हम लोग क्या कर रहे हैं, x और y वाले जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग xi और eta के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेप में चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x and y into xi and eta। कैसे? जैसे z इज इक्वल टू आपको पता है फंक्शन होता है x एंड y का,
तो हम इसको लिखेंगे क्या, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ईटा जाई एंड ईटा। तो zx क्या होगा, डो z बाय डो जाई इंटू डो जाई बाय डो एक्स प्लस डो z बाय डो ईटा इंटू डो ईटा बाय डो एक्स। अरे बुआ ये फिर क्या है, कंफ्यूज मत होना, बस सिंबल का खेला है, सिंबल देके हड़क मत जाना कि क्या है ये सब चीज। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है इसलिए ये चीज लिया गया है, वरना आप यहाँ पे कुछ भी यू भी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बुक वगैरह में मिलेंगे तो आप वही फॉलो करिए, वरना हो जाएंगे आप कंफ्यूज। आपको क्या करना है, एक्स और वाई को आपको कन्वर्ट कर देना है जाई और ईटा में। तो आप बोल सकते हो ना कि जेड अगर फंक्शन है आपका जाई और ईटा का, तो आप वही चीज याद करो वो दिन। अब जेड जो है ना, ये जाई और ईटा का फंक्शंस बन चुका है। पहले ये एक्स और वाई का होता था, लेकिन अब हम क्या कर दिए, एक्स और वाई का तो फंक्शंस है बट इनडायरेक्टली। z जो है वो जाई और ईटा का फंक्शंस है, जाई जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और ईटा भी एक्स वाई का फंक्शन है। ये कहने का तात्पर्य है, जिससे आप निकाल ही सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना है तो आप ये तो लिख ही सकते हो ना। तो यहाँ जेड के बदले जेड एक्स लिखा, डो जेड बाई डो जाई के बदले में आप जेड जाई लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जाई। और डो जेड बाई डो एक्स को हम जाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जाई। इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही लिखा है ना, डो जेड बाई डो सॉरी डो जाई बाई डो एक्स, तो वही चीज ये लिखा। ये क्या है, डो जेड बाई डो ईटा, मतलब जेड का डेरिवेटिव ईटा के रेस्पेक्ट में, तो जेड का डेरिवेटिव ईटा के रेस्पेक्ट में, ईटा का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, ईटा का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। ये फ्रेमवर्क रेडी हो गया, ये आपका एक्स के लिए रेडी हो गया। उसी तरह से आप वाई के लिए भी रेडी बना सकते हो, जेड वाई इज इक्वल टू डो जेड बाई डो वाई, सॉरी डो जेड बाई डो जाई इंटू डो जाई बाई डो वाई प्लस डो जेड बाई डो ईटा इंटू डो ईटा बाई डो वाई, राइट। तो जेड वाई क्या हो जाएगा, जेड जाई जाई वाई, इसके बदले क्या लिखेंगे, जेड जाई जाई वाई और जेड ईटा ईटा वाई। ये हो गया। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, पुट जेड एक्स इज इक्वल टू जेड जाई जाई एक्स प्लस जेड ईटा ईटा एक्स, और जेड वाई इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं, ये सब सबस्क्रिप्ट में है, आस्ते आस्ते करो। पुट zx इज इक्वल टू जेड जाई और जाई एक्स प्लस जेड ईटा इंटू ईटा एक्स, एंड जेड वाई इज इक्वल टू जेड जाई इंटू जाई वाई प्लस जेड ईटा इंटू ईटा वाई। इसको डालना है इक्वेशन नंबर 1 में, एंड रिप्लेस एक्स एंड वाई बाय जाई एंड ईटा इन 1। जब आप वो सब चीज करोगे ना, करने के बाद आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से चेंज होता हुआ दिखेगा, जेड जाई प्लस अल्फा टाइम्स जाई एन जाई ईटा इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा ऑफ जाई इंटू ईटा। Above equation is canonical form of 1. Equation 4 is an ordinary differential equation with dependent variable of xi and eta is a parameter which is treated as a constant. Variable xi and eta is a parameter which is treated as a constant. ठीक है, हमको पता है ये सब चीज़ आपको कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन नोट करिए, प्रॉब्लम बनेगा ना तब आप ये लिखो पहले। स्टेप नंबर 6 लिखो, इंटीग्रेट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन मिला है उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। और स्टेप नंबर 7, इन द इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन रिप्लेस xi and eta with the original variable x and y respectively. The expression obtained after step 7 is the general solution or the general integral of the given first order linear partial differential equation in 1. While solving the questions,
either take xi is equal to xi of xy and eta is equal to y, or take xi equals to x and eta is equal to a and then take their Jacobian. मतलब ये सब्सटीट्यूशन करने के लिए बता रहा है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं. अगर आपको एक पॉसिबिलिटी है कि आप xi को कोई फंक्शन एक्स वाई का ले लीजिए और ईटा को y ले लीजिए, या फिर xi को x ले लीजिए और ईटा को कोई एक्स वाई का फंक्शन ले लीजिए. यू कैन डू अदर वे अराउंड, ठीक है. एंड देन टेक देयर जेकोबियन. आप जेकोबियन को इस तरह से आप ले सकते हो. अगर जेकोबियन नॉन जीरो है देन प्रोसीड एज डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक, अगर जेकोबियन नॉन जीरो है तो कोई बात ही नहीं, आप प्रोसीड करिए. लेकिन अगर जेकोबियन जीरो हो जा रहा है ना, देन मेक अ डिफरेंट चॉइस फॉर अदर फंक्शन सो दैट देयर जेकोबियन इज नॉट जीरो. तो आपको कुछ ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिससे आपका जेकोबियन जीरो ना हो. ठीक, बस ये. चलो, बहुत हो गई कहानी, थ्योरी की बात, मन की बात हो गई बहुत. चलो अब करते हैं युवाओं की बात, वो ज़्यादा जरूरी है. मन की बात सुन सुन करके ना माथा खराब हो गया. ऐसे भी तो डिसलाइक हो रहे हैं चचा के. चलिए, चचा का टाइम खत्म होने वाला है बहुत ही कुछ जल्दी सालों में. क्वेश्चन देखते हैं. रेड्यूस द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड इट्स जनरल इंटीग्रल या फिर जनरल सॉल्यूशन ux माइनस यू वाई इज इक्वल टू जीरो. सुनो पहले क्या है. रेड्यूस द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल क्या लिखा है मैंने, ऐसा नहीं होता ना, लिखने में गड़बड़ी हो जाती है कभी. कैनोनिकल. ओके. Reduce the following first order linear partial differential equation into canonical form and hence find its general integral या फिर general solution. और कौन सा partial differential equation दिया है आपको? ये दिया है linear partial differential equation. अब आपको अच्छी तरह से पता होता है, हम आपको varieties classification सब बता चुके थे, linear, semi linear, quasi linear और non linear. ठीक है, तो ये तो है linear partial differential equation. ओके. पहला स्टेप मैच करते जाओ, जो अभी कहानी लिखी है उससे मैच कर. स्टेप वन में क्या है, देखो देखो देखो. स्टेप वन में है ux माइनस यू वाई इज इक्वल टू यू. कोई दिक्कत ही नहीं है. ओके. तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ux के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? डो यू डो x और प्लस, ये माइनस नहीं है रे बउआ, डो यू डो x प्लस माइनस ऑफ डो यू डो वाई इज इक्वल टू यू तो लिखा ही जा सकता है. और मुझे पता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो du को हम लिख सकते हैं डो यू डो x इंटू डी एक्स प्लस डो यू डो वाई इंटू डी वाई. जहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैसे बनाओगे? dx डिवाइडेड बाई इधर जो कोएफिशिएंट है 1, dy डिवाइडेड बाई इधर जो कोएफिशिएंट है -1, और dy डिवाइडेड बाई du डिवाइडेड बाई, ये du है, du डिवाइडेड बाई जो आपका RHS में है वो. ठीक. अब क्या करना है? स्टेप 2, पेयर उठा लीजिए. dx बाई 1 इज इक्वल टू dy बाई -1, dx इज इक्वल टू माइनस dy, दोनों साथ इंटीग्रेट, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस c1, और यहां से आप x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 लिख सकते हो. और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू समथिंग अगर हो गया तो उसी फंक्शन को हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है xi. तो एक फंक्शन हमारे पास आ चुका है xi. ठीक है. अब देखो, अगला स्टेप में मुझे ईटा एक ऐसा फंक्शन चुनना है ताकि जैकोबियन मेरा जीरो ना हो. तो जनरली है कि आप y लेके देखो, अगर y से काम नहीं चलता तब कुछ और लेंगे, लेकिन y करके देखो. अगर हम ईटा को y लेके लिखते हैं तब xi x xi y निकालना होगा. xi x मतलब, अरे बुआ, xi x मतलब डो xi डो x, डो xi डो x. इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 1 होगा. और डो xi डो y पार्शियली निकालना है y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 1 होगा. तो लिखा है 1 1. उसी तरह से ईटा जो है वो आपने y माना है, ईटा को y माना है, तो डो ईटा बाई डो x अगर हम लोग निकालते हैं तो ये तो 0 होता है, और डो ईटा बाई डो y अगर निकालते हैं तो ये 1 होता है. डाल दिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस
0 इज इक्वल टू 1, मतलब नॉन जीरो आ गया, तब आप प्रोसीड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। स्टेप नंबर 4 में है चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y इनटू xi एंड ईटा, कैलकुलेट ux एंड uy। ये करना है अगले स्टेप में। तो आपका अगला स्टेप, मिल जा, खुल जा सिम सिम, यस। और आपको ये भी पता है कि u जो है ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ xi एंड ईटा। वेरी गुड। ux को आप लिख सकते हो डो u डो xi और डो xi डो x, डो u डो ईटा इंटू डो ईटा बाई डो x, x के रेस्पेक्ट में जब आप निकाल रहे हो। अब u का निकाला है पार्शियल डेरिवेटिव xi के रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है हम u लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट में xi लिखेंगे। xi का डेरिवेटिव निकाला है x के रेस्पेक्ट में, तो हम xi लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट में x लिखेंगे। u का डेरिवेटिव निकाला है ईटा के रेस्पेक्ट में, तो हम u लिखेंगे और इसका सबस्क्रिप्ट में ईटा लिखेंगे। ईटा का डेरिवेटिव हुआ है x के रेस्पेक्ट में, तब इसमें हम ईटा लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट में x लिखेंगे। ठीक है। अब xi x तो आप निकालो 1 आया था, ईटा x निकालो तो 0 आया था। इसको सॉल्व करने पे u xi हो गया, ux की मान क्या हो गया, u xi हो गया। यही चीज करना है आपको। ux का मान क्या हो गया, u xi हो गया। उसी तरह से uy है आपके पास डो u डो xi इंटू डो xi डो y प्लस डो u डो ईटा इंटू डो ईटा बाई डो y। इसको हम लिख सकते हैं u और सबस्क्रिप्ट में xi, इसको लिखा जा सकता है xi सबस्क्रिप्ट में y, इसको लिखा जा सकता है u सबस्क्रिप्ट में ईटा, इसको लिखा जा सकता है ईटा और सबस्क्रिप्ट में y। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, xi y का मतलब है 1 और ईटा y का मतलब है 1। इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, uy इज इक्वल टू u xi प्लस u ईटा। ये आपके पास रेडी हो चुका है, आपका ux भी निकल चुका है, uy भी निकल चुका है। अब क्या करना है, पुट ux एंड uy वो वाली इक्वेशन में डाल दो। तो ux के जगह पे हम ये डाल देते हैं, uy के जगह पे हम ये डाल देते हैं। जब आप निकालोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस u ईटा इज इक्वल टू u हो जाएगा। तो u ईटा का मतलब u का डेरिवेटिव ईटा के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखा माइनस डो u बाई डो ईटा इज इक्वल टू u। वेरिएबल सेपरेबल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल है और यहाँ पे आपका कोई और फंक्शन है ही नहीं, तो इसको तो हम du भी लिख सकते हैं। अब हम du बाई u लिखें या डो u बाई डो u लिखें तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम लिख सकते हैं du बाई u इज इक्वल टू माइनस डी ईटा। समझ में आया ना कैसे हुआ, पार्शियल कन्वर्ट हो गया टोटल में। ठीक है, तो ये करने के बाद अच्छा नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln u इज इक्वल टू माइनस ईटा प्लस ln। अब सुनो सुनो सुनो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमारे में जनरली आदत क्या होता है कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया ना, यहाँ पे सर कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। अरे कांस्टेंट तभी ऐड होगा ना जब हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन, या नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं या पार्शियल इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसको बोला जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन। तो डो यू डो ईटा है, तो इसको आप पार्शियल इंटीग्रेट ही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो u है ये आपका, सुनो, ये फंक्शन है किसका, ये xi और ईटा दोनों का फंक्शन है। ठीक, तो ठीक है, यहां पे आपने सेपरेशन करने के लिए दिखाया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बुआ, तो एक काम करो, आप इसको डो u बाय u रहने दो, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको माइनस डो ईटा रहने दो, माइनस डो ईटा रहने दो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ln u आने वाला ही है। ठीक, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस n। यहां पे जो कांस्टेंट है ना वो एक फंक्शन के टर्म्स में आप लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली इंटीग्रेशन हो रहा है, और जब भी पार्शियली इंटीग्रेट होता है या पार्शियली चीज होती है तो एक से अधिक वेरिएबल के टर्म्स में भले ही हो, लेकिन एट इस टाइम में एक फंक्शन, एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट ही ट्रीट होता है। तो भले ही ये कांस्टेंट फंक्शन ही है, फंक्शन है, कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम लेंगे कांस्टेंट फंक्शन, तो इसलिए लिखा ln f ऑफ xi। इसको करिए सॉल्व, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस ईटा प्लस c, और c क्या है, एक फंक्शन ऑफ xi है। उसी तरह से ln u, दोनों साइड ln ले लो, तो ln u माइनस ln f ऑफ xi इज इक्वल टू माइनस ईटा,
ln of u by f of xi is equal to minus eta, तो u is equal to e to the power of minus eta f of xi, so u is equal to e to the power of minus xi f of x plus y. बस ये चीज़ है, क्योंकि आपको xi क्या माना था, आपने xi माना था x plus y, तो बस डाल दीजिए f of xi के जगह पे ये चीज़ करना रहता है. इसीलिए हम लोग ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्रूशियल पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे आके 4 कर लो, ध्यान दे दो, और कुछ भी नहीं है. और कुछ बचा है क्या इस लेक्चर में? नहीं बचा, खत्म हो चुका है. ये आपका कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट था कि आपको करना क्या है. मैंने आपको सारे स्टेप्स लगा दिए, सारे प्रॉब्लम में वही स्टेप्स लगेंगे, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दिया, बस सफिशिएंट है. प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहेगा, और अपने पीयर्स के साथ में, अपने जूनियर सीनियर जो भी हो, जहीं पे भी हो, कोई भी ग्रुप हो आपका, कहीं पे भी आप पूछते रहिए, फैलाते रहिए. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.